2022 के बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं अंजना कृष्णा। ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। इनको न्यूज आई कि इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, तो इन्होंने वहां पे जाके रुकवा दिया। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का कॉल आ गया, क्योंकि इलीगल सैंड माइनिंग करने वाले एनसीपी पार्टी के वर्कर थे। तो इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने बोला कि आप ना डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। मुझे क्या पता आप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हो सकता है कि कोई फर्जी ऑडियो कॉल कर रहा हो। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा, बाप रे इतना डेयरिंग। तो ये जो लैंग्वेज है, देखो ये किसी भी डेमोक्रेसी में ना गुंडा राज, माफिया राज की लैंग्वेज को शो करता है। अब देखो यहां पे क्या क्या एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहला जो एथिकल इशू निकल के आता है वो रूल ऑफ लॉ। जो अंजना कृष्णा कर रही थी वो क्या कर रही थी, वो रूल ऑफ लॉ का पालन करवा रही थी। लेकिन यहां पे आता है पॉलिटिकल प्रेशर। अब कायदे से देखो, ग्राउंड लेवल के ऑपरेशंस पे ना कोई लॉजिक बनता नहीं है ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अनुसार कि जो ये ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिशियंस की वर्बली बात माने। कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई रूल नहीं कहता। अगर बात माननी ही है तो लिखित में आदेश देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो डर है ना, मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा, ये ट्रांसफर का डर है। प्रकाश सिंह जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में प्रकाश सिंह केस में। उसमें बोला गया था कि एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए आईपीएस ऑफिसर का, और ट्रांसफर का फैसला भी एक बोर्ड करे। लेकिन अभी क्या है, पॉलिटिशियंस ट्रांसफर का फैसला करते हैं और रूल वगैरह लागू नहीं होते। तो वो डर दिखा के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ब्यूरोक्रेट से अपना काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। दूसरा क्या है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कर रहे हैं वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। मतलब अपने किसी वर्कर के कहने पे काम रुकवाना, तो ये अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का मिसयूज करने के समान है। फिर नेक्स्ट एथिकल इशू निकल के आता है डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक सर्वेंट। अब देखो खुलेआम आप किसी ऑफिसर को धमकाओगे, हालांकि बहुत सारे ऑफिसर भी ऐसा करते हैं, सबऑर्डिनेट्स को धमका के उनकी वीडियो बनवाते हैं, वायरल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डीएम वगैरह भी करते हैं। लेकिन इस केस में पॉलिटिशियन कर रहे हैं, पब्लिकली स्कोल्ड कर रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं ऑफिसर को, गलत है। ये उनकी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। बाकी सिविल सर्वेंट्स के जो मोराल है उसको भी डाइल्यूट करता है। फिर है इंटीग्रिटी वर्सेस कंप्लायंस प्रेशर। ये डायलेमा ऑफिसर्स बहुत फेस करते हैं। अंजना कृष्णा ने क्या बोला, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मतलब वो कंफर्म करना चाहती थी। लेकिन ऐसा बोलने पर वहां से कमेंट आया, मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा, बाप रे इतना डेयरिंग। तो मतलब एक तरफ देखो वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन किए हुए हैं, रूल के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंप्लायंस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि आप मेरी बात मानिए। ऑफिसर्स अक्सर ये डायलेमा फेस करते हैं ग्राउंड लेवल पे जब वो एक्ट करते हैं। तो आपका इस इशू पे क्या कहना है? अभी देखो जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनको बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने संभालने की कोशिश की है कि मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, मूड शांत कर रहा था, कार्रवाई रुकवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हालांकि आपको भी पता है जब कंट्रोवर्सी हो जाती है तो फिर पॉलिटिशियंस की तरफ से इसी प्रकार का जवाब आता है। बाकी आप बताइए इस पूरी इशू पे आपका क्या स्टैंड है, आप क्या बोलना चाहोगे? डिस्कशन आज की हम स्टार्ट करें। आज देखो 8 सितंबर 2025 है। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म हमारे देश में आ रहे हैं, लेकिन क्या ये रिफॉर्म इनफ है देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए? राइटर कहते हैं नो। तो और क्या करना पड़ेगा, डिटेल से डिस्कस करेंगे। पंजाब फ्लड्स पे मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, आर्टिकल आएगा आएगा, द हिंदू का आर्टिकल नहीं आया। तो दूसरे न्यूज़पेपर से, जैसे ट्रिब्यून जो है वो थोड़ा पंजाब हरियाणा स्पेसिफिक न्यूज़ कवर करता है, तो वहाँ से मैंने आर्टिकल लिया पंजाब फ्लड से संबंधित। इंपॉर्टेंट इशू है, छोड़ नहीं सकते, तो ये डिस्कस करेंगे। फिर थिएटर कमांड्स वाला इशू काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि अभी एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है कि हमारे देश में ना थिएटर कमांड्स आनी चाहिए। तो अभी जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया है थिएटर कमांड लाने के लिए। क्या मॉडल है, क्या होते हैं थिएटर कमांड, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कई बार ना आर्टिकल ऊपर नीचे हो जाते हैं। मतलब जैसे आज हम 3 इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, आज के द हिंदू में कोई आर्टिकल आया, लेकिन ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो आज द हिंदू में कोई आर्टिकल आया हम नहीं डिस्कस कर पाए, तो उसे हम कल इंक्लूड कर लेंगे। तो इस पे कभी ध्यान मत दीजिएगा।
एक आधे बच्चे को शिकायत होती है कि सर आज जो आर्टिकल आए थे वो डिस्कस नहीं हुए। हम इश्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो आज हो कल हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, जीएसटी रिफॉर्म के बाद में हमारे देश की इकोनॉमी में फर्दर रिफॉर्म्स की आवश्यकता से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको देता हूं एक बैकग्राउंड। आखिरकार देखो, लंबे इंतजार के बाद जीएसटी में रिफॉर्म आ ही गए। जब जीएसटी लाया गया था 2017 में, तो बोला गया था वन नेशन वन टैक्स। लेकिन देखो, जीएसटी में आए इतने सारे टैक्स स्लैब्स, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन आखिरकार अब टैक्स रेट्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए 18 मीटिंग्स लगी जीएसटी काउंसिल की। सोच के देखो, रिफॉर्म लाना कितना मुश्किल है। अच्छे रिफॉर्म लाने के लिए भी इतना लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है। राइटर देखो ये बोलते हैं, रिफॉर्म क्यों आए हैं इस वक्त? क्या पॉलिटिकल मजबूरी थी? आपको याद होगा, शायद आपको याद नहीं होगा, गुजरात इलेक्शन से पहले खाकरा जो काफी ज्यादा खाया जाता है ना गुजरात में, उस पे जीएसटी एकदम से कम कर दिया गया था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जो जीएसटी में रिफॉर्म आए हैं, ये बिहार इलेक्शन की वजह से आए हैं या फिर सरकार सोच समझ के ला रही है? समझे? तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा देखो, शायद सरकार के ऊपर अभी ना इकोनॉमिक प्रेशर भी है। आप बोलोगे क्या इकोनॉमिक प्रेशर क्यों है जीएसटी में रिफॉर्म लाने के लिए? क्योंकि देखो, ट्रंप ने लगा दिए हैं 50% टैरिफ भारत के ऊपर, और सरकार को डर है कि हमारे देश में ना डिमांड कम हो जाएगी चीजों की। इसलिए सरकार चाहती है जनता के हाथ में पैसा ज्यादा जाए, ताकि जनता ज्यादा चीजें खरीदें और प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़े। सीधा सीधा लॉजिक है ना। सरकार ने जीएसटी रेट कम कर दिया, जीएसटी सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट्स पे कम कर दिया, तो वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे सस्ते। प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे तो जनता की जेब में ज्यादा पैसा बचा रहेगा, जनता और ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगी, तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी ग्रो ज्यादा करेगी, इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो सरकार की उम्मीद तो ये है कि एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर है, दूसरी तरफ ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, इकोनॉमिक प्रेशर है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए सरकार ये जीएसटी में रिफॉर्म लेके आई है। लेकिन राइटर बोलते हैं, आप ना सरकार का मैथ देखिए। सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट्स पे जीएसटी रेट कम कर दिया, 22 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। इससे सरकार को कितना नुकसान होगा? 48,000 करोड़ का नुकसान सरकार को होगा। और सरकार को उम्मीद है कि ये जो पैसा जाएगा वो आखिरकार जनता के हाथों में जाएगा। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज जीएसटी रेट कम होने का जो बेनिफिट है वो जनता को दे ही ना, और बीच में खुद ज्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचें। ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन राइटर का ये है कि देखो, टोटल हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, अभी फिलहाल 330 लाख करोड़ की है। तो क्या 48,000 करोड़ का जो स्टिमुलस है सरकार ने दिया है कि मतलब इतना पैसा जनता के हाथों में जाए, क्या इतना स्टिमुलस 330 लाख की इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएगा? आंसर देखो, राइटर का तो ना है कि शायद नहीं कर पाएगा। क्योंकि ना, वैसे तो देखो, इस साल के बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी 12 लाख तक इंक्रीज कर दी। तो यहां से भी ज्यादा पैसा जो है वो जनता के हाथों में जाएगा। और सरकार की उम्मीद यही कि इनकम टैक्स अगर जनता से कम लेंगे तो उनकी सेविंग होगी और वो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमी देश की बूस्ट होगी। लेकिन राइटर ना अपना पास्ट एग्जाम्पल बताते हैं। राइटर बोलते हैं 2019 में ना कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया गया था। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया गया था 2019 में, और सरकार को यही उम्मीद थी कि कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ेगा तो कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और देश में जो डिमांड है वो बढ़ेगी। लेकिन देखो, ऐसा हुआ नहीं था उस समय। ऐसा मतलब टैक्स रेट कम करने के बावजूद प्राइवेट कंपनीज ने ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं। मतलब देखो, यहां पे पॉइंट ये नहीं है कि रिफॉर्म बुरे हैं। पॉइंट देखो ये है
कि ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता थी, लेकिन वो कहावत होती है ना, टू लिटल टू लेट, मतलब बहुत कम और बहुत लेट, वैसे वाली बात हो गई। हमारे देश की इकोनॉमी को ना एक सर्जरी की आवश्यकता थी, लेकिन दिया गया सिर्फ पेन किलर और बोला गया कि सिर्फ इसी से काम चला लो। चैलेंजेस देखो बड़े हैं देश की इकोनॉमी के सामने। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, 50% टैरिफ लग गया। जानते हो इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? इससे इंपैक्ट पड़ेगा 48 से लेके 60 बिलियन डॉलर्स का। मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका माल हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा बिकेगा यूएसए में। और इंडिया में जो सेक्टर्स प्रभावित होंगे, टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, ऑलमोस्ट 5 करोड़ जॉब्स प्रभावित होंगी। अब जैसे टेक्सटाइल है, सूरत फेमस है टेक्सटाइल के लिए, समझ गए? तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रभावित होंगी। बल्कि देखो, सूरत तो डायमंड हब भी है, या फिर तमिलनाडु का तिरुपुर है, ये इंडिया का नाइटवेयर हब है। तो ये जो शहर है बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो इन इंडस्ट्रीज को ना अब सरकार को करना पड़ेगा सपोर्ट। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है, ऑलरेडी सरकार ने टैक्स में इतनी छूट दे दी, इनकम टैक्स में सरकार ने छूट दे दी, जीएसटी में सरकार ने रेट कम कर दिए। ऊपर से ना सरकार ने टारगेट भी रख रखा है कि फिस्कल डेफिसिट रखना है 4.4% ऑफ जीडीपी। तो सरकार के पास में इतने पैसे नहीं हैं इन सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए जो प्रभावित होंगे ट्रंप के टैरिफ की वजह से। तो पैसा आए तो आए कहां से? तो इसी के लिए राइटर सॉल्यूशन बताते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है एसेट मोनेटाइजेशन। क्या है, मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। एसेट्स मोनेटाइजेशन क्या है? ये कंसेप्ट एसेट मोनेटाइजेशन का, देखो जो सरकारी एसेट है ना, जैसे हाईवेज हो गए, हाईवेज हैं, पावर लाइंस हैं, रेलवेज हैं। अब रेलवेज की जैसे बहुत सारी जमीनें हैं, इनको ना प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देना लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बहुत सारी रेलवे की जमीनें खाली पड़ी हैं, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर को लीज पर दे दिया जाए तो इससे सरकार को रेंट मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे रेलवे की जमीन पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन करना चाहता है 100 सालों के लिए, सरकार बोले ले लो, हमें रेंट दो, आप हॉस्पिटल ओपन कर लो। तो इससे ना बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ओनरशिप सरकार के पास रहेगी, सरकार को सिर्फ रेंट मिलता रहेगा। यह एसेट मोनेटाइजेशन का कंसेप्ट है। अब हुआ क्या था, नीति आयोग ने ना पहले देखो टारगेट डिसाइड किया था 6 लाख करोड़ का, कि हम इसी एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम से ना 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे। और इस साल के बजट में, बजट 2025 में सरकार ने टारगेट इंक्रीज करके कर दिया 10 लाख करोड़ का। लेकिन राइटर बोलते हैं आपने देखो टारगेट इंक्रीज कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया पुराने टारगेट का क्या हुआ। पुराने टारगेट जो था 6 लाख करोड़ का, उसमें से कितना अचीव हुआ? ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। आप 10 लाख करोड़ का टारगेट रख रहे हो, आप बताओ तो सही कि कहां से कितना अचीव करोगे, कौन से सेक्टर से कितना अचीव करोगे। थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलो और सीरियस लो इस टारगेट को। सिर्फ बोलने से टारगेट अचीव नहीं होगा। सरकार ने, मतलब सरकार पैसा तो कमाना चाहती है एसेट मोनेटाइजेशन से, लेकिन सरकार के कदम उस डायरेक्शन में दिख नहीं रहे हैं। तो एक तो ये बोल दिया एसेट मोनेटाइजेशन। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज। इसमें बहुत स्कोप है। इसमें कैसे स्कोप है मैं आपको बताता हूं। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयू। देखो लिबरलाइजेशन को ना 30 साल हो गए। एलपीजी रिफॉर्म कब आए थे? 1991 में आए थे। 30 इयर्स हो गए। लेकिन आज भी जो लिस्टेड पीएसयू है ना, लिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जानते हो कितनी है? 34.33 लाख करोड़। इवन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, पीएसयू बैंक्स हैं, उनकी वैल्यू जानते हो कितनी है? 15.9 लाख करोड़। मतलब अभी भी सरकार इतना ज्यादा बिजनेस कर रही है, आप सोच के देखिए। बहुत सारे पीएसयूज ऐसे हैं आज भी जिनमें सरकार की होल्डिंग ना 80% से ज्यादा है। वैसे देखो सरकार चाहती है कि हां उन पीएसयूज को हमें चलाना है, तो सरकार कोई बात नहीं 51%
ओनरशिप अपने पास रख सकती है, तो भी सरकार के डिसीजन चलेंगे। मेजोरिटी जो स्टेक्स है सरकार अपने पास रख सकती है, लेकिन 80% ओनरशिप रख के सरकार किसी पीएसयू में क्या करेगी? कोई फायदा तो है नहीं। तो राइटर बोलते हैं देखो, ऐसे पीएसयूज जिनमें सरकार की हिस्सेदारी अभी काफी ज्यादा है, सरकार को ना 51% तक लाना चाहिए कम करके। तो सरकार क्या करे, एक फंड का निर्माण करे जिसका नाम हो अमृतकाल फंड। अमृतकाल फंड, इस अमृतकाल फंड में ना जो एक्स्ट्रा शेयर है ना, मतलब 51% से ज्यादा जो शेयर है ना सरकार के किसी पीएसयू में, 51% से ज्यादा शेयर डाल दे इस फंड में। शेयर डाल दे, फंड के अंदर शेयर पड़े हो बहुत ज्यादा, जो एक्स्ट्रा शेयर हैं, मान लीजिए किसी पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी 80% की है, होनी चाहिए 51%, तो यहां पे 29% जो शेयर है ना उस पीएसयू के, वो डाल दे सरकार इस फंड में। अब ना सरकार धीरे धीरे इस फंड से शेयर बेचती जाए, धीरे धीरे करके। कुछ फंड इस साल बेच दिए, कुछ अगले साल बेच दिए, कुछ अगले साल बेच दिए, ऐसे ऐसे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बेच दे। मतलब जब शेयर मार्केट अच्छी चल रही हो तो सरकार इस अमृतकाल फंड में से कुछ शेयर निकाल के बेच दे। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा यह होगा, एकदम से ना सरकार अपने सारे शेयर मार्केट में रिलीज नहीं कर रही। एकदम से सारे शेयर सरकार मार्केट में रिलीज कर देगी तो शेयर मार्केट भी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए राइटर बोलते हैं एक्स्ट्रा जो शेयर्स है ना सरकार, वो इस फंड में डाल दे और धीरे धीरे उनको बेचती जाए। अब यहां से पैसा मिलेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया अमृतकाल फंड का आइडिया। इससे पहले कौन सा आइडिया था? इससे पहले एसेट मोनेटाइजेशन वाला आइडिया भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये दो सॉल्यूशन राइटर देते हैं, लेकिन और भी हैं सॉल्यूशंस। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पॉइंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इस पॉइंट में देखो राइटर ये बोलते हैं, देखो पैसा आने के बाद भी ना ग्रोथ नहीं होगी अगर सिस्टम खराब है। उन्होंने ना 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है आर्टिकल में। सबसे पहले है हमारे देश की इकोनॉमी में ना सिस्टमैटिक स्लोथ है, मतलब सिस्टम बहुत स्लो है, फाइल्स मूव नहीं होती, ये पहली दिक्कत है। ये सारे पॉइंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राइटर दे रहे हैं, हम समझ गए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? पुराने लाज देखो अभी भी ना बहुत अंग्रेजों के जमाने के हैं। बहुत सारे लाज का आज भी रेलेवेंस नहीं है, सरकार हटा तो रही है लेकिन हटाने की स्पीड भी बहुत कम है। तीसरे नंबर पे रेगुलेटरी इश्यूज, आज भी देखो बहुत सारी चीजों के लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है, कंप्लायंस का बर्डन बहुत ज्यादा है बिजनेसमैन पे। तो इसकी वजह से ना इकोनॉमी की जो आर्टरीज हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मतलब नसें कमजोर हो जाती हैं इकोनॉमी की, इन 3 रीजंस की वजह से। ये सारे आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। राइटर कुछ एग्जांपल भी देते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने ना डीरेगुलेशन की बात कही थी कि हम कम से कम चीजों को रेगुलेट करेंगे, लेकिन वो अभी तक कमेटीज में डिस्कस हो रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिनमें आज भी, मतलब बिजनेस रिलेटेड कानून बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आज भी इंप्रिजनमेंट का स्कोप है। अब बिजनेसमैन को देखो अगर सजा का डर होगा तो वो बिजनेस कर ही नहीं सकेगा। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक बिल की बात की थी, जन विश्वास 2.0 सरकार लेके आ रही है ताकि बहुत सारे जो पुराने कानून हैं उन्हें खत्म किया जा सके, और बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड लॉज में इंप्रिजनमेंट का स्कोप है, वो स्कोप जो है वो कम किया जा सके, उसके लिए सरकार ये बिल लेके आ रही है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो ये हमने बात किया स्ट्रक्चरल बोटलनेक से संबंधित पॉइंट, यानी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित पॉइंट है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है R&D एंड स्किल डेफिसिट। हमारी कंपनीज देखो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं। एक तरफ देखो जापान की टोयोटा कंपनी है, पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच रही है। जियोमी कंपनी है चाइना की, ग्लोबल ब्रांड बन गया है। LG कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, पूरे वर्ल्ड के ब्रांड बन गए हैं। लेकिन देखो हमारी ना बहुत कम कंपनीज हैं जो ग्लोबल लेवल पे बढ़िया कर रही हैं। अब इसका रीजन जानते हो क्या है? सबसे पहला इसका रीजन है लैक ऑफ R&D इन्वेस्टमेंट। ये बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, सैमसंग वगैरह, टोयोटा वगैरह, ये R&D में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे कॉर्पोरेट जो ग्रुप है वो है कंजूस एक नंबर के, विजन नहीं है। ठीक है बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन फिर भी विजन नहीं है, R&D पे कम खर्च कर रहे हैं।
इसलिए वो ट्रेडिशनल बिजनेस ज़्यादा है, रिफाइनरी का बिजनेस बना लिया, सिम बेच लिए। लेकिन आप बड़े बड़े ब्रांड बनाओ ना, जो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सकें, ग्लोबल लेवल पे जो क्वालिटी के लिए जाने जाएं। सरकार ने भी ना 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया कि प्राइवेट सेक्टर को हम ये फंड देंगे ताकि वो R&D में पैसा लगाएं। लेकिन सरकार ने अभी तक पैसे ही खर्च नहीं किए, इस फंड के पैसे रिलीज ही नहीं किए। इवन सरकार की एक स्कीम थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये स्कीम भी फेल हो रही है। लेबर वेलफेयर फंड में 70,000 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हैं, इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जबकि देखो इन पैसों की सहायता से ना मैसिव रीस्किलिंग की जा सकती है लेबर फोर्स की, उनको जबरदस्त स्किल दी जा सकते हैं। लेकिन कोई काम नहीं आ रहे हैं, ये फंड वैसे के वैसे ही पड़े हैं। जैसे FD का पैसा, इंटरेस्ट नहीं आता FD पे, तो सरकार इंटरेस्ट खा रही है। तो वे फॉरवर्ड में राइटर क्या बोलते हैं, देखो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना बहुत तेजी से बदल रहा है। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ना सीरियस होना पड़ेगा। मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आने वाले समय में बढ़ सकता है। GST रिफॉर्म सरकार की एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अगर हम इसी प्रकार से इनएक्शन मोड में रहें तो फिर देखो इसके गंभीर परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड्स से संबंधित है। बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में देखो GS पेपर 3 के इस टॉपिक से ना आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो ये है, अगस्त के लास्ट में ना मध्य प्रदेश में ट्राई सर्विसेज का एक सेमिनार हुआ था। वहाँ पे जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने ये बोला था कि जल्दबाजी में थिएटर कमांड्स हमें नहीं बनानी चाहिए, और बाकी सर्विसेज के चीफ ने भी अपनी अपनी ओपिनियन जाहिर की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं थिएटराइजेशन होता क्या है। जब हम थिएटर कमांड्स की बात करते हैं, थिएटर कमांड्स का मतलब क्या है, उससे पहले ना मैं आपको ना करंट सिचुएशन बताना चाहता हूं कि अभी करंट सिचुएशन है क्या और थिएटर कमांड्स की आवश्यकता है क्यों। अभी देखो इंडिया में ना 3 सर्विसेज आपको पता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी के पास टोटल कमांड्स कितनी है, आर्मी के पास में ना टोटल कमांड्स 7 हैं। नेवी के पास कितनी है, नेवी के पास में 3 कमांड्स हैं टोटल, और एयरफोर्स के पास में टोटल 7 कमांड्स हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूं। ये जो आर्मी की 7 कमांड्स की हमने बात की ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, और ये है हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का न्यू दिल्ली में। ठीक इसी प्रकार से इंडियन नेवी की 3 कमांड्स हैं और इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं। टोटल देखो सर्विस स्पेसिफिक ना टोटल 17 कमांड्स हैं, 7 और 7 14 और 3 17। लेकिन देखो करंट सिचुएशन ये है, ये जो अलग अलग सर्विसेज की कमांड्स है ना, आपस में ना इनकी जॉइंटनेस नहीं है, आपस में ना इनका इंटीग्रेशन नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लीजिए ईस्टर्न बॉर्डर पर कन्फ्लिक्ट होता है, चाइना ने हमला कर दिया, मान लीजिए ईस्टर्न बॉर्डर पर, जैसे 1962 में कर दिया था, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में हमला कर दिया। अब इस सिचुएशन में देखो आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है ना वो कोलकाता में बेस्ड है, जबकि एयरफोर्स की जो ईस्टर्न कमांड है वो शिलोंग में बेस्ड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। अलग अलग सिटीज में दोनों सर्विसेज की जो ईस्टर्न कमांड है बेस्ड है, और दोनों सर्विसेज के जो कमांडर हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, जो आर्मी की ईस्टर्न कमांड के हेड हैं वो रिपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ को, और एयरफोर्स की जो शिलोंग कमांड है वहां के जो चीफ हैं वो रिपोर्ट करते हैं एयर मार्शल को। तो ये हायरार्की जो है वो सर्विस स्पेसिफिक फॉलो होती है। जबकि देखो होना ये चाहिए, चाइना ने अटैक कर दिया, दोनों के बीच में जबरदस्त इंटीग्रेशन होना चाहिए, जॉइंटनेस होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सर्विस बेस्ड हायरार्की को फॉलो किया जा रहा है। पहले ईस्टर्न आर्मी की ईस्टर्न कमांड के जो हेड हैं वो दिल्ली में बैठे आर्मी चीफ से पूछेंगे, ये बोल रहे हैं एयरफोर्स वाले, कर दूं क्या मैं, तो आर्मी चीफ बोले कर दो यार, तो ऐसे कमांड चलेगी। बहुत टाइम लग जाता है, समझ गए। वार के टाइम में कोऑर्डिनेशन में बहुत डिले हो जाता है और रिसोर्सिस का ऑप्टिमल यूज भी नहीं हो पाता। इवन आप देखो 1999 में
कारगिल में वार हुआ ना, तो उस समय कारगिल वार के बाद में एक रिव्यू कमेटी गठित की गई थी। उस रिव्यू कमेटी ने यह बोला कि आर्मी और एयरफोर्स के बीच में ना कोऑर्डिनेशन की जबरदस्त कमी थी कारगिल वार के दौरान। तभी से देखो डिफेंस रिफॉर्म्स की ना डिमांड उठनी स्टार्ट हो गई थी कि डिफेंस रिफॉर्म्स आने चाहिए, सर्विसेज के बीच में जो जॉइंटनेस है वो बढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मांग उठ रही है वो उठ रही है थिएटर कमांड्स की, और थिएटर कमांड्स आखिरकार होते क्या हैं। देखो, थिएटराइजेशन का सिंपल मतलब है वन बॉर्डर, वन फोर्स एंड वन कमांडर। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग सर्विस कमांड्स हैं। जैसे देश के ईस्टर्न बॉर्डर पर प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी की अलग से कमांड है, नेवी की साउथ इंडिया में अलग से कमांड्स हैं जहां पे कोस्टल एरियाज हैं, और एयरफोर्स की भी अलग से कमांड है अगर देश के ईस्टर्न एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो। क्यों ना देखो, एक बॉर्डर के लिए एक ही फोर्स हो और एक ही कमांडर हो तो कितना बढ़िया हो जाए। यही मतलब है थिएटर कमांड्स का। मतलब एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, एक स्पेसिफिकल ज्योग्राफिकल एरिया मतलब जैसे देश का वेस्टर्न बॉर्डर है या फिर देश का ईस्टर्न बॉर्डर है, इनको आप थिएटर बोल सकते हो। तो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यानी थिएटर के लिए एक ही कमांडर, बजाय अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग कमांडर, एक ही सिंगल कमांडर। और उस कमांडर के अंडर ना, उस एक कमांडर के अंडर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के सारे रिसोर्सेज एक ही कमांडर के अंतर्गत, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सारे रिसोर्सेज रहेंगे और वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे ना कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही कमांडर के अंडर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। डिसीजन मेकिंग फास्टर होगी, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा अच्छे से होगा। समझ रहे हो? देखो, ऐसा नहीं है कि हमने ना इंटीग्रेशन हमारी फोर्सेस के बीच में ट्राई नहीं किया है। हमने देखो ट्राई किया है। कैसे ट्राई किया है मैं आपको बताता हूं। अभी अंडमान एंड निकोबार कमांड है, जिसे ANC बोलते हैं, अंडमान निकोबार कमांड। ये इंडिया का पहला थिएटर कमांड था। यहां पे ना तीनों सर्विसेज एक ही कमांडर के अंडर काम करती हैं। ये ट्राई सर्विस कमांड है, यहां पे एक ही कमांडर है और तीनों जो सर्विसेज है ना एक ही कमांडर के अंडर काम करती हैं। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके अलावा एक और भी है, SFC मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ये क्या करती है? ये इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करती है और ये भी एक इंटीग्रेटेड कमांड है। तो ये दो एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑलरेडी जो थिएटर कमांड्स के हैं। और देखो, सरकार ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं थिएटर कमांड्स के लिए। जैसे 2019 की बात है, 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ना CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस की जो पोस्ट है वो अनाउंस की थी। और जनरल जो बिपिन रावत थे वो देखो पहले CDS बने। CDS को ये मैंडेट दिया गया था, एक तो आप हमारे जो 3 सर्विसेज हैं इनके बीच में जॉइंटनेस लेके आओ, मतलब इंटीग्रेशन लेके आओ, तीनों मिलके अच्छे से काम कर सकें। और थिएटराइजेशन का जो ये कंसेप्ट है इसे इंप्लीमेंट करो, ये काम दिया गया था CDS को। लेकिन देखो, वो दुखद हादसे के कारण ना जनरल रावत की डेथ हो गई थी। उससे पहले जनरल रावत ने अपना एक मॉडल जरूर, डेथ से पहले इन्होंने अपना एक मॉडल जरूर प्रपोज किया था, जिसमें ना इन्होंने पूरे देश में सिर्फ 4 कमांड्स प्रपोज की थी। जनरल रावत ने पूरे देश में सिर्फ 4 ही कमांड्स हों। पहला, एयर डिफेंस कमांड, मतलब पूरे देश के एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमांड होनी चाहिए। दूसरी कमांड होनी चाहिए मैरीटाइम थिएटर कमांड, इंडियन ओशन रीजन के लिए। तीसरा उन्होंने प्रपोज किया था वेस्टर्न कमांड, पाकिस्तान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। चौथा उन्होंने प्रपोज किया था ईस्टर्न कमांड, ये चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो मतलब अभी जो सर्विस स्पेसिफिक 17 कमांड्स है ना, उनको खत्म करके जनरल रावत ने सजेस्ट किया था कि हमारे देश में सिर्फ 4 ही कमांड होनी चाहिए, और जो एयर डिफेंस का कमांडर हो उसके पास में अपने रिसोर्सिस तीनों सर्विसेज के, मैरीटाइम कमांड जो है वहां पे भी सिर्फ एक कमांडर और उस कमांडर के पास में तीनों सर्विसेज के रिसोर्सिस, और ठीक उसी प्रकार से वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड के लिए भी। इस प्लान में ना, जो जनरल रावत ने प्लान रखा था, इस प्लान में उन्होंने अलग अलग सर्विसेज के जो चीफ है ना, जैसे आर्मी चीफ है, नेवी चीफ है और एयर मार्शल है, इनके रोल को बदल दिया था। और इनका रोल सिर्फ इतना था कि आपको ना अपनी अपनी सर्विस में ना सिर्फ सर्विसेज को ट्रेन करना है, सस्टेन करना है और फिर ट्रांसफर कर देना है इन 4 कमांड्स को। समझ गए? मतलब जनरल रावत ने जो मॉडल सजेस्ट किया था उसमें सिर्फ 4 कमांड्स होंगी, और आर्मी चीफ, नेवी चीफ, इन सब का जो रोल है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इनको सिर्फ ट्रेनिंग देनी है फिर, और फोर्सेस को सस्टेन करना है। एक्चुअल डिसीजन तो ये कमांड के जो हेड हैं, 4 कमांड जो प्रपोज की गई थी उनके हेड ले रहे होंगे ना, असली डिसीजन तो आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर मार्शल, इनका रोल तो कमजोर हो गया था। इनको सिर्फ रिक्रूट करना था, ट्रेन करना था फोर्सेस को, और सिर्फ सस्टेन करना था। युद्ध तो इनको लड़ना नहीं था, युद्ध लड़ना था इन 4 कमांड्स के कमांडर्स को। तो ये मॉडल डॉक्टर रावत के द्वारा प्रपोज किया गया था। लेकिन देखो, इसका विरोध किया गया था एयरफोर्स चीफ के द्वारा, खास करके क्यों किया गया था वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के जो सीडीएस है ना, जनरल चौहान, उन्होंने देखो रिवाइज्ड मॉडल प्रपोज किया है। उन्होंने रिवाइज्ड मॉडल प्रपोज किया है। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। नया जो मॉडल है ना जनरल चौहान का, इसमें ना ये बोला गया है कि हम ना इस प्रकार से 4 कमांड नहीं बनाएंगे कि एयर डिफेंस की अलग से, मैरीटाइम की अलग से, वेस्टर्न की अलग से, ईस्टर्न की अलग से। हम क्या करेंगे, एडवर्सरी स्पेसिफिक कमांड बनाएंगे, यानी दुश्मन स्पेसिफिक कमांड हम बनाएंगे। यानी देश के नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमांड चाइना स्पेसिफिक होगी। इसके अलावा देश के वेस्टर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमांड जो पाकिस्तान स्पेसिफिक होगी, और मैरीटाइम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमांड जो मैरीटाइम स्पेसिफिक होगी। तो जनरल रावत ने 4 कमांड्स प्रपोज की थी, और जनरल चौहान ने सिर्फ 3 कमांड्स प्रपोज की हैं, और वो एडवर्सरी स्पेसिफिक हैं। पहली कमांड चाइना से निपटने के लिए, दूसरा पाकिस्तान से निपटने के लिए, और तीसरा मैरीटाइम खतरे से निपटने के लिए। तो ये मॉडल है डॉक्टर चौहान का, मतलब पता नहीं डॉक्टर है या नहीं है, जनरल बोल सकते हो, जनरल चौहान, अभी जो सीडीएस हैं। लेकिन अब चैलेंजेस की बात करते हैं। राइटर कहते हैं देखो चैलेंजेस हैं, मेनली ना 4 चैलेंज हैं। सबसे पहला चैलेंज जानते हो क्या है? रिसोर्सिस का अभाव, मतलब स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सिस। एयरफोर्स के पास में ना अभी फाइटर जेट बहुत कम है। इंडिया की जो सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है कितनी है? 42 है। लेकिन वास्तव में देखो हमारे पास करंटली सिर्फ 30 से 32 स्क्वाड्रन्स हैं। इंडियन एयरफोर्स का कहना है देखो एयर पावर ना इनडिविजिबल है। आप अलग अलग कमांड्स के अंतर्गत, मतलब जैसे चाइना स्पेसिफिक कमांड, पाकिस्तान स्पेसिफिक कमांड, मैरीटाइम कमांड, अलग अलग कमांड्स के अंतर्गत आप एयर पावर को डिवाइड मत करिए। जरूरत पड़ने पर सारी की सारी एयर पावर कहीं पे हम लगा सकें, ऐसी छूट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर एयर पावर को अलग अलग थिएटर्स में बांट दिया गया तो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है एयरफोर्स की वो कम हो जाएगी। ये एयरफोर्स का डर है। तो पहला क्या है? स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्या है? दूसरा है डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस में आप क्या बोलोगे? देखो आर्मी और नेवी के जो कमांडर्स हैं ना, वो अक्सर ना एयरफोर्स को सिर्फ सपोर्ट के रोल में देखते हैं। समझ गए? मतलब ग्राउंड की जो ट्रूप्स है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का डॉक्ट्रिन ये कहता है
कि एयर पावर ना अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है, जैसा अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब एयरफोर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली दुश्मन के डीप टेरिटरीज में जाके स्ट्राइक कर सकती है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स को डर यह है कि थिएटर कमांड्स आने से ना जो एयर एसेट्स है ना उनका अच्छे ढंग से यूज नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरा कारण आपने समझ लिया, दूसरा चैलेंज समझ लिया। अब तीसरा चैलेंज समझिए। जो अभी देखो सेमिनार हुआ था ना मध्य प्रदेश में, जिसमें तीनों सर्विसेज के चीफ आए थे, उनमें से ये एक सर्विस चीफ के, खास करके जो एयरफोर्स के चीफ थे ना, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पहले ना एक ज्वाइंट प्लानिंग सेंटर आप बनाओ। थिएटर कमांड बनाने से पहले एक ज्वाइंट प्लानिंग सेंटर बनाओ, और हम पहले ज्वाइंटनेस बढ़ाने के दूसरे तरीके खोजते हैं। और यह भी बोल दिया गया एयरफोर्स चीफ के द्वारा कि हमारा जो रोल है ना सिर्फ स्पोर्ट आर्म का नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो ये घटिया सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट कोई खास नहीं है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइटर बोलते हैं देखो आजादी को ना 75 वर्ष से ज्यादा हो गए। अब देखो जो स्ट्रक्चर 75 सालों से ज्यादा समय से काम कर रहा है ना, उसको एकदम से चेंज करना आसान नहीं होगा। मतलब नई कमांड्स बनाई जाएंगी तो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इनका रोल कम हो जाएगा। तो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, और नए कमांड्स बनने से डिसीजन मेकिंग हो सकता है और भी लंबी हो जाए। तो हमें एकदम से रेडिकल रिफॉर्म करने के बजाय थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से रिफॉर्म करने होंगे, स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म करने होंगे। फिर राइटर ना कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल देते हैं। ग्लोबल एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये सारे हैं स्लाइड्स, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कॉपी पेन की सहायता से। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जाम्पल्स क्या हैं? आप ना यूएसए का एग्जाम्पल देख लीजिए। यूएसए में अभी क्या सिचुएशन है? यूएसए की जो मिलिट्री है ना वो थिएटर कमांड के मॉडल पे चलती है। वहां पे जैसे देखो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अलग से कमांड है, इंडो पैकोम, ये इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। वहां पे अलग से सेंट्रल कमांड भी है, सेंटकॉम। देखो यूएसए के पास में ना रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, वो एसेट्स डेडिकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कमांड के लिए, लेकिन इंडिया के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो इसलिए हम ब्लाइंडली यूएसए के मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इवन देखो चाइना ने भी अपनी मिलिट्री को ना थिएटर कमांड्स में बदल दिया है। कैसे? वहां भी देखो जैसे उनकी जो वेस्टर्न कमांड है वो स्पेसिफिक इंडिया के अगेंस्ट है, वैसे ही वहां पे ना शायद 5 कमांड्स हैं देश के अलग अलग बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो मॉडल है ना वो चाइना इंस्पायर्ड ज़्यादा है। मतलब चाइना ने जैसे थिएटर कमांड्स बनाए हैं ना, हम भी वैसे ही थिएटर कमांड्स बनाना चाहते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। राइटर लास्ट में यही सजेस्ट करते हैं कि देखो थिएटर कमांड्स बनने चाहिए, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर सर्विसेज के बीच में बातचीत के बाद में। के बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पंजाब में आई फ्लड्स के बारे में है। अपना एक तरफ जीएस पेपर 3 में जो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक है ना, वहां से पंजाब फ्लड्स को रिलेट कर सकते हो, दूसरी तरफ जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो। देखो ये ना बहुत बड़ी आयरनी है। आयरनी क्या है? एक तरफ पंजाब को ना पूरे देश का फूड बाउल कहा जाता है, मतलब देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, वो खुद आज पानी में डूबा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि 2025 में पहली बार पंजाब में फ्लड्स आई। पंजाब में देखो समय समय पे फ्लड्स बार बार आती रहती हैं। हालांकि 1988 के बाद इतनी ज़्यादा इंटेंस फ्लड्स इस बार पंजाब में आई हैं, लेकिन छोटी मोटी फ्लड्स तो पंजाब में आती रहती हैं। और इसके पीछे देखो सिर्फ आप यूं नहीं कह सकते कि हाँ भाई वेदर रिस्पॉन्सिबल है, ये गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है। हम जानेंगे कैसे पंजाब फ्लड्स के लिए गवर्नेंस और ज्योग्राफी दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जब भी पंजाब वर्ड आपके जहन में आता है तो क्या आता है? पंज प्लस आब। पंज प्लस आब मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स। नदियां हैं, ये हैं पेरिनियल
रिवर्स मतलब सदाबहार नदियां हैं। इनमें से 3 मेन नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास और सबसे लास्ट में सतलुज। अब देखो ये जो नदियां हैं ना, ये आती है पहाड़ों से, यानी हिमाचल से आती हैं, ऊपर हिमालय से आती हैं। अब ये अपने साथ लाती हैं एलुवियल मिट्टी लाती हैं, और इसी की वजह से पंजाब जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। आप डेटा देखिए, पंजाब देश के टोटल एरिया का सिर्फ 1.5% है, जबकि देखो पंजाब पूरे देश का 20% वीट प्रोड्यूस करता है, और पूरे भारत का 15% जो राइस है वो पंजाब कंट्रीब्यूट करता है, जबकि लैंड एरिया कितना है? सिर्फ 1.5%। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि पंजाब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, हिमालय से नदियाँ आती हैं, एलुवियल सोइल लाती हैं, और इसकी वजह से पंजाब बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। लेकिन देखो ये जो वरदान है ना, ये अभिशाप भी है लोकेशन की वजह से। अभिशाप कैसे हैं? क्योंकि जो रिवर पंजाब में आती हैं, कहाँ से आती हैं? जैसे मैंने आपको बताया, वो आती है हिमालयाज से। अब जब देखो हिमालयाज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ का पानी भी फिर पंजाब में ही दिक्कत क्रिएट करता है। सोच के देखो, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर से ये नदियाँ आ रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इसलिए वहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं उनमें पानी ऑलरेडी ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की बारिश के कारण, लेकिन ऊपर से पंजाब में भी बारिश ज़्यादा हो गई, तो ये जो नदियाँ हैं ना, रावी, ब्यास, सतलुज, इनमें फिर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। समझ गए? ये दिक्कत है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों से और बहुत सारे छोटे छोटे नाले आते हैं। ये सब मिला के ना पंजाब की हाइड्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब होता क्या है, अगर आप गांव से हो तो आपने देखा होगा नदी किनारे ना छोटे छोटे ये धुस्सी बांध होते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं। नदी के किनारे ना ये छोटे छोटे मिट्टी से बने हुए बांध होते हैं, इन्हें बोलते हैं धुस्सी बांध बोलते हैं। ये देखो, इम्बैंकमेंट होते हैं, छोटे छोटे बांध होते हैं ताकि नदी का जो पानी है वो बाहर ना आए। ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं होते, मिट्टी से बने होते हैं। लेकिन देखो नदी में जब पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, नदी में पानी लिमिट से ऊपर हो गया, तो फिर पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये जो धुस्सी बांध होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। टूट गए तो फिर पानी तो प्लेन एरियाज में निकल जाएगा। फिर अभी यही हुआ है, मतलब पंजाब में नदियों में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बढ़ा, तो बहुत सारे ये धुस्सी बांध टूट गए और पानी आ गया बाहर प्लेन एरियाज में। तो ये दिक्कत है। लेकिन देखो, ये तो हमने बात की ज्योग्राफी की, किस प्रकार से पंजाब की ज्योग्राफी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन देखो, राइटर बोलते हैं ये ना, अभी जो पंजाब में फ्लड आई है ना, ये मैन मेड डिजास्टर भी है। मैन मेड डिजास्टर कैसे है, इसके प्रॉपर पॉइंट्स देते हैं। देखो, जैसे सतलुज रिवर पे एक डैम है, भाखड़ा डैम। इसके अलावा ब्यास रिवर पे कौन सा डैम है? पोंग डैम है। रावी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है? थीन डैम है। ये सब हम प्री के टाइम में पढ़ते हैं, याद करते हैं ना, रट्टा मारते हैं। अब इन सब डैम्स को मैनेज करने वाली जो प्राइमरी बॉडी है ना, वो क्या है? BBMB, यानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो इन सब डैम्स को करती है मैनेज। अब देखो, कोर प्रॉब्लम यहां पे ये है। कोर प्रॉब्लम क्या है? कोर प्रॉब्लम ये है, इन डैम्स में जो पानी स्टोर करके रखा जाता है ना, उसका इस्तेमाल होता है एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और दूसरा इरिगेशन के लिए भी इन डैम्स में जो पानी स्टोर होता है वो यूज होता है। 2 पर्पसेस के लिए यूज होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एक इरिगेशन के लिए। अब इस अथॉरिटी के ऊपर में ना प्रेशर रहता है कि सफिशिएंट पानी स्टोर करके रखा जाए ताकि उससे इरिगेशन भी हो और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो। लेकिन मानसून सीजन के दौरान तो ये डैम खाली होने चाहिए ना, स्टोरेज कम होना चाहिए,
क्योंकि पता है मानसून सीजन के दौरान बारिश ज़्यादा होएगी, इसलिए पहले से खाली स्पेस रखा जाएगा उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो सही रहेगा। लेकिन ये डायलेमा है। ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ना, BBMB, इनका हमेशा एक डायलेमा रहता है। डैम्स में खाली स्पेस रखा जाए या फिर सफिशिएंट पानी रखा जाए। सफिशिएंट पानी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सके और इरिगेशन के लिए यूज हो सके। और दूसरा डायलेमा, दूसरी चॉइस ये कहता है कि नहीं यार, बारिश होने वाली है तो स्पेस खाली रखा जाए, ताकि बारिश का पानी ज़्यादा आए तो खाली स्पेस होगा तो वो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सी चॉइस अपनाई जाए, ये डायलेमा हमेशा इस बॉडी के ऊपर रहता है। लेकिन देखो 2025 में क्या हुआ, यानी इस साल क्या हुआ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने ना डैम में पानी फुल रखा, डैम में पानी खाली किया ही नहीं, स्पेस रखा ही नहीं बारिश के पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसलिए ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में बारिश हुई तो वहां से पानी आ गया। ऑलरेडी जो नदी का कैचमेंट एरिया का पानी है वो तो आ ही गया था नदियों में, इसकी वजह से पंजाब में भी बारिश ज़्यादा हो गई। तो इतना सारा पानी आ गया, इतना सारा पानी जब आ जाएगा तो क्या होगा, स्पेस है नहीं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, स्टोरेज ऑलरेडी फुल है लालच के चलते कि पानी को यूज किया जाएगा इरिगेशन और बिजली पैदा करने के लिए। तो एकदम से ना डैम में बहुत ज़्यादा पानी आ गया बारिश की वजह से, तो डैम के गेट खोलने पड़े, मजबूरी में डैम के गेट खोलने पड़े। और एकदम से डैम के गेट आप खोलोगे तो बाढ़ तो आएगी। ये दिक्कत हो गई इस बार पंजाब में, समझ गए। अब देखो पंजाब सरकार ने ना सेंटर के ऊपर भी ना सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। पंजाब सरकार ने ये बोला है कि पहले तो ये बॉडी थी ना भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इसमें पंजाब सरकार के ऑफिशियल हुआ करते थे, हरियाणा सरकार के ऑफिशियल हुआ करते थे, मतलब पंजाब और हरियाणा के परमानेंट मेंबर्स इस बॉडी में हुआ करते थे, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में। लेकिन अब ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं इस बॉडी में। तो पंजाब सरकार का एलिगेशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे बंदे निकाल दिए, अपने बंदे ऑल इंडिया लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट कर दिए, इससे जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना वो पैदा हो गया। और सोच के देखो आज की सदी में देखो हमारे पास में ना फ्लड वार्निंग के सिस्टम है, फ्लड वार्निंग के सिस्टम है, लेकिन टाइम पे फ्लड की जो वार्निंग है वो आई नहीं, पानी डैम से एकदम से सडन रिलीज कर दिया गया बिना कोऑर्डिनेशन के। तो ये गवर्नेंस का फेलियर नहीं तो क्या है, आप बताइए। ये पंजाब की ज्योग्राफी का डिजास्टर तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये मैन मेड डिजास्टर है। क्या है? मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर देखो इसलिए भी है क्योंकि ना पंजाब में ना इलीगल सैंड माइनिंग माफिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। इलीगल सैंड माइनिंग जो माफिया है बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां की नदियों के किनारे जो सैंड मौजूद रहती है ना, उसको इलीगल माफिया के द्वारा यूज किया जाता है, इलीगल मार्केट में बेचा जाता है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको बोला ना धुस्सी बांध जो होते हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं इलीगल सैंड माइनिंग करने की वजह से, वो कमजोर हो जाते हैं और रिवर चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। जब पानी का फोर्स आता है तो कमजोर जो धुस्सी बांध है वो टूट जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो जाती है, समझ गए। जैसे आर्टिकल में जिक्र भी किया जाता है, वो हमारे काम का नहीं है। जैसे माधोपुर एक बैरेज है पंजाब में, अब थीन डैम से ना एकदम से पानी रिलीज हो गया। जब वो पानी माधोपुर बैराज तक पहुंचा ना, तो माधोपुर बैराज के जो गेट्स थे वो कोलैप्स हो गए। तो थीन डैम से पानी, जो रावी रिवर के ऊपर है ना थीन डैम, यहां से पानी एकदम से नहीं रिलीज करना चाहिए था। ये दिक्कत है। और फिर राइटर बोलते हैं देखो ये जो नदियां हैं ना पंजाब की, रावी, ब्यास, अब सतलुज, इनमें ना सालों से सिल्ट जमा है, सालों से सिल्ट जमा है। और जिसकी वजह से ना नदी की जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है ना, पानी को कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कम है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बारिश आती है, नदी ओवरफ्लो करने लगती है। तो इसलिए ना नदियों को डीसिल्ट करने के लिए ना सरकार को प्रयास करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने प्रयास नहीं किए, समझ गए। तो ये रीजंस मैंने आपको बता दिया पंजाब में क्या दिक्कतें हुई।
राइटर तो देखो एक पाकिस्तान का एंगल भी देते हैं। पाकिस्तान ने ना रावी रिवर के ऊपर ना एक बहुत मजबूत कंक्रीट की वाल बना रखी है। अब उन्होंने बहुत मजबूत वाल बना ली, रावी नदी में पानी का लेवल बढ़ेगा तो पाकिस्तान की साइड तो पानी जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे तो बहुत मजबूत कंक्रीट की वाल है। वो इंडिया की साइड ही आएगा, क्योंकि इंडिया ने तो कोई वाल बनाई नहीं है। इंडिया की साइड ये दुस्सी बांध जो है वो कमजोर से हैं, वो टूट जाते हैं, जिस वजह से इंडिया में बाढ़ ज़्यादा आती है। आई पाकिस्तान की साइड पंजाब में भी है, लेकिन इंडिया की साइड ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में कम आई है। इसका रीज़न है पाकिस्तान में कंक्रीट की वाल। अब सजेशन देते हैं राइटर। सबसे पहले तो ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है ना, इनमें आप रिफॉर्म लेके आओ। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से ये डिसाइड होना चाहिए कब कितना पानी डैम में स्टोर करके रखना है, कब कितना रिलीज करना है। फ्लड मैनेजमेंट किया जा सकता है डेटा के बेस पे, और डैम के जो ऑपरेशन है ना वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि पंजाब सरकार को यूं ना लगे कि हमें तो पता ही नहीं लग रहा, सेंटर अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की आवश्यकता है। ये जो दुस्सी बांध है ना, इनको मजबूत करना होगा, और जो इलीगल माइनिंग होती है उस पर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन जरूरी है। और टाइम टू टाइम देखो डीसिल्टिंग भी होना जरूरी है नदियों की। फिर देखो कुछ और प्रोएक्टिव स्टेप्स जो सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं, जैसे फ्लड वार्निंग सिस्टम कमज़ोर रह गया, उसे मजबूत करना चाहिए था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है आज के समय में, तो फ्लड वार्निंग सिस्टम अगर जल्दी आ जाए तो कम्युनिटी को ना पहले से प्रिपेयर करके रखा जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल पंजाब फ्लड से संबंधित हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे।